हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब हो चुका है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज की इस अगली कड़ी में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की वो कौन सी लाइन है जो हमें एग्ज़ाम में उलझा सकती है। वो कौन सी लाइन है जिससे डायरेक्ट सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है, और वो कौन सा रिएक्शन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी से किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस क्लास में हमें क्या नया सीखने को मिलेगा। आपके सामने आपके एनसीईआरटी बुक का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है वो हम ओपन करें। इस चैप्टर के अंतर्गत जरा गौर से सुनिएगा, इसमें हमें क्या पढ़ना है। एल्डिहाइड की, अब देखो बेटा, अब हम केवल आज की इस क्लास में हम वही बातचीत करेंगे जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि समय कम है। जैसा कि हमने कहा था शुरू में, एक शॉर्ट रिवीजन भी कराएंगे, तो जो हमें जरूरी समझ में आ रहा है वो हम आपको बताते भी चलेंगे। देखिए, कार्बोनिल के बारे में आपको भली बात पता है कि कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करने वाले ये सारे लोग, ठीक है। आगे की तरफ पढ़ते हैं तो ईस्टर और एसिड हाइड्राइड ये भी कार्बोनिल को कंटेन करता है। यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मूला ध्यान रखिए। सिनेमल्डिहाइड का एक क्वेश्चन सिनेमल्डिहाइड का आपके यहाँ दिया गया है, यानी कि हो सकता है ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक एक दे दे, और उस क्वेश्चन में आपको ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो केस बेस्ड स्टडी। तो ये पैराग्राफ देख रहे हैं, ये पैराग्राफ एनसीईआरटी का केस बेस्ड स्टडी में इसके पहले आ चुका है, जहां पर सिनेमल्डिहाइड के यूजेस के बारे में बातचीत की गई है। तो फ्रेग्रेंस में इसका यूज है, ठीक है। तो स्वीट स्मेल होती है, स्वीट कंडीशंस की वजह से हम इसका यूज करते हैं। तो ये बात आपको यहाँ याद रखनी है। सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मूला याद रखना है, वेनिलीन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ कॉमन कंडीशन की बात करते हैं। अल्फा बीटा गामा के बारे में आपको पता है। यहाँ कुछ हम कॉमन नेम के बारे में कुछ नहीं बात करना है। यहाँ से एक बात याद रखिए, बेंजोफिनोन है, ठीक है, इसको आप याद रखिए। और ये एसीटोन भाई साहब हैं, बहुत जिंदगी में पीछे पड़े हैं, इसको ध्यान रखना है। एसिटोफिनोन है, ठीक है, एसिटोफिनोन भी एक दो बार कॉमन नेम के टर्म्स में कहीं कहीं पर आ जाता है। और बाकी आप इसकी आईयूपीएससी से भली बात परिचित होंगे ऐसा हम सोच रहे हैं। ये आईपीएससी आपके लिए थोड़ा अच्छी है, ठीक है। CHO 1 2 3 तीनों जगह पर लगा है, इसलिए ट्राई कार्बल्डिहाइड लिखा गया है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। एसीटोन तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसीटोन से क्वेश्चन बन सकता है। कार्बोनिल ग्रुप में जो एंगल होता है वो 120 120 120 है। उसका रीजन ये है कि 3 बॉन्ड हैं, और वो कुछ इस प्रकार से हम उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में आते हैं तो बेटा यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इसके पहले ही अभी हम जस्ट पढ़ा के आ रहे हैं कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, वह बनेगा, पहले एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो वो यही सेम टू सेम कंडीशन है। डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, नाम से ही समझ में आना चाहिए। डीहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। तो डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से अगर H2 का रिमूवल कर देंगे तो भी क्या बन जाएगा, जो हम चाहते हैं, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम ये रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ओजोनलिसिस, बहुत पुरानी रिएक्शन है, क्लास 11th की है, याद है। ओजोनलिसिस हम जिंक की प्रेजेंस में कराते हैं, ओजोनॉइड बनाते थे, और ओजोनॉइड के बाद हम 2 मोल एल्डिहाइड पाते थे, या 2 मोल कीटोन, या 1 मोल एल्डिहाइड 1 मोल कीटोन। ये कॉमन प्रिपरेशन है, यानी जिससे हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं। एल्काइन का हाइड्रेशन कराएं, यानी एल्काइन हमें दे दीजिए, उसमें वाटर का एडिशन 2 बार कराएं। एक कार्बन पर 2 OH आएगा, H2O बनाकर बाहर हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन यहाँ से भी बन सकता है। एसाइल वाले पोर्शन में आइए, एसाइल क्लोराइड, यानी एल्डिहाइड की एक बढ़िया प्रिपरेशन आपके सामने दी गई है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। रोजेनमुंड रिएक्शन है, इसलिए रोजेनमुंड रिएक्शन इसको आप तैयार करके रखें। ये बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजीन से COCl जुड़ा हुआ है, H2PDBSO4, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, Cl बन के बाहर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि ऐसे ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सीधा पूछा जाए रोजेनमुंड रिएक्शन? नहीं, ऐसा नहीं आएगा बेटा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ही आपको इस रिएक्शन का ये जो पोर्शन दिया गया ना, PDBSO4, जैसे MCQ क्वेश्चन में आ सकता है कि विच इज द करेक्ट रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन, तो फिर ऐसा ऑप्शन में दिया रहेगा। दूसरा, फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर, ये भी रिएक्शन बड़ी जानदार है, स्टीफन के नाम से जानी जाती है।
जितने नेमिंग रिएक्शन है उस पर गौर करिएगा। स्टीफन रिएक्शन है और इसको जरा सुनिएगा, RCN SnCl2 प्लस HCl है। अब हम इसमें क्या करेंगे, RCN SnCl2 प्लस HCl, ये क्या है, यह रिड्यूसिंग ग्रुप होता है। यहाँ पर हम H2 का एडिशन कराएंगे तो एक बार आइमीन बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो RCHO बन जाएगा। यह स्टीफन रिएक्शन है। याद रखिएगा, स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को कराते हैं। नाइट्राइल से हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। एल्डी ये स्टीफन है और उसी के नीचे डाई आइसोब्यूटाइलेटेड एल्यूमिनियम हाइड्राइड DiBALH लिखते हैं, AlHIBU का होल ट्वाइस लिखते हैं। यानी कि एल्डिहाइड से हम किस प्रकार से कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि हम किस प्रकार से साइनाइड यानी कि जो नाइट्राइल है उससे हम एल्डिहाइड बना पा रहे हैं, ये बात हो रही थी। ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन CrO2Cl2, ये रिएक्शन में लौट आई है, ये टोल्यूइन से हम बना रहे हैं। ये कन्वर्जन एग्जाम में आ सकता है, कैसे आएगा, कन्वर्ट टोल्यूइन इनटू बेंजल्डिहाइड, ठीक है, पूछा भी जा चुका है बेटा, तो इसलिए ध्यान रखना CrO2Cl2 ऑक्सीडेशन की केस है तो कन्वर्ट टोल्यूइन इनटू बेंजल्डिहाइड। और ये क्वेश्चन या तो ऐसे आएगा, और इस रिएक्शन को हम बड़े प्यार से कह सकते हैं ये इटार्ड रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, इटार्ड। तो या तो इटार्ड रिएक्शन के नाम से आ जाएगा या टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने को दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस वाले में, बेंजल्डिहाइड इसमें बन रहा है CrO3 की प्रेजेंस में, साइड चेन हेलोजनेशन Cl2 का एडिशन इस पर हम कराएंगे, बाद में हाइड्रेशन करा देंगे, CHO बन जाएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप जरा गौर करिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करिए, तो आप ये इटार्ड लगा सकते हैं। और आपसे पूछ सकता है टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करिए, तो आप साइड चेन हेलोजनेशन भी करा सकते हैं, इससे भी बन जाएगा। गटरमैन कोच रिएक्शन ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है या इसका रीजेंट भी आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है कि बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करिए, तो बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने पूछेगा तो भी आप यही लिखेंगे। नाम से पूछ लिया गटरमैन कोच रिएक्शन तो भी आप यही लिखेंगे, या फिर इसका रीजेंट केवल डायरेक्टली पूछ लेगा तो भी आप लिखेंगे। और एक क्वेश्चन MCQ को बड़ा शानदार बनाया जा सकता है, जिसमें 2-3 नेमिंग रिएक्शन ऐसे बगल में दे दे और सबके रीजेंट उसके सामने दे दे। MCQ में मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन रहता है, वहां पर कहते कि बताओ इसमें कौन सा आप मैच करोगे, तो रीजेंट और अगर आपको रिएक्शन का नाम याद होगा तभी तो मैचिंग हो पाएगी बच्चा, तो इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, कीटोन की बड़ी शानदार प्रिपरेशन है फ्रॉम एसिल क्लोराइड। इस प्रिपरेशन में हम कहते हैं कि अगर हम इसको लेंगे तो डाई एल्किल कैडमियम के साथ इसका ट्रीटमेंट कराना होता है। डाई एल्किल कैडमियम के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमें इसमें कीटोन मिलता है, ठीक है। प्रिपरेशन डायरेक्ट नहीं आती, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। तो जरा समझिएगा ये कैसे आएगा। फ्रॉम नाइट्राइल दिया गया बेटा, तो ये नाइट्राइल है क्योंकि CN को हम नाइट्राइल बोलते हैं। हम इस पर किसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आप देख पा रहे हो, C6H5MgBr। C6H5MgBr का मतलब ये हो गया कि ये जो आप एडिशन या ट्रीटमेंट इस पर करा रहे हैं, ये ट्रीटमेंट किसका है, ये हमारा GR है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ट्रीटमेंट कराएंगे तो R-MgX प्लस बनेगा और उस ये टूट जाएगा, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस। आप इस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे, हाइड्रेशन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 फेनाइल प्रोपेनोन। तो ये भी रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, नाइट्राइल का रिएक्शन है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। नाइट्राइल वाले रिएक्शन में ये आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा सा इस पर फोकस बनाकर रखिए इस वाले रिएक्शन में कि आप कीटोन की प्रिपरेशन करते हैं। ये रिएक्शन आपको पता है, इसमें कुछ नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। इसमें आप कहते हो एसाइल ग्रुप है तो RCOCl है, तो आप क्या करोगे, RCO प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, यानी कि COR वाला जो ग्रुप है उसी का आप अटैक कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। कहां पर अटैक होगा, आर्थोपैरा पर अटैक कराते थे, लेकिन यहाँ आर्थोपैरा जैसी सिचुएशन नहीं है, आप सीधा एक जगह पर अटैक करा देंगे, वहां से H बाहर निकलेगा, HCl के रूप में निकल जाएगा, इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये भी अच्छा रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इसे भी ध्यान रखें। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सब तो सर कह दे रहे ध्यान रखें, क्या करें, कहना पड़ेगा ही। सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में सभी तो इंपॉर्टेंट है, और अब रेफरेंस जो भी पढ़ रहे हो उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, ठीक है। एग्जाम दे लो, उसके बाद रेफरेंस बुक पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एनसीईआरटी ऐसा झलाएगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी जरूर पढ़े, एग्जाम तक अभी कोई दूसरी बुक ना पढ़े।
देखिए इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आपको पढ़नी है तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये टर्म्स है। तो कहा गया कि फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात बताई गई, द बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहा गया कि जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है इसकी बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होती है। यानी आप ये समझिए एल्कोहल को अगर वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो वहां हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, इसमें कम देनी पड़ेगी, क्योंकि एल्कोहल जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस कम होती है, इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। कहा गया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूल। हाँ, हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा है, लेकिन एल्कोहल के रिस्पेक्ट में क्या होगी, कम होगी। रीजन क्या है कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब हम इसको समझ लेते हैं यहां से और आगे बढ़ते हैं। आपको ये देखिए, ये ऑर्डर दिया गया है कि ये हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये आपका ईथर है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो ऑर्डर दिया गया है, इस ऑर्डर का मतलब ये है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, ईथर की उससे ज़्यादा है, इसकी उससे ज़्यादा है, इसकी उससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, एल्कोहल की। इन सब का अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है किसकी ज़्यादा इसकी कम है, सिंपल सी बात लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीधा लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। दूसरा एक बात और, एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन सकता है कि ये जो ऑर्डर दिया गया ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की सबसे कम है, उसके बाद फिर किसकी है, ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का है, यानी कि इनका मास जो होगा मॉलिक्यूलर मास लगभग कंपेयर 58 60 58 58 60, इसका मतलब मास लगभग कंपेरेबल है। उस सिचुएशन में हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन की बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो ये एल्कोक्सी एल्केन है, ये ईथर है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन थोड़ा बनती है, इसलिए इसकी देखो 281 दी गई, थोड़ा ज्यादा हो गई। प्रोपेनल, ये एल्डिहाइड, इसमें एक ही तरफ ग्रुप लगा हुआ है बल्गियर, इसलिए इसमें थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी, तो इसलिए इसकी 322 है। एसीटोन में क्या होगा, 329 हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन भी है। प्रोपेन वन ऑल जो दिया गया इसमें 370 है। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा कंडीशन होती है, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, तो ये कंडीशन होगी, इसलिए यहाँ पर 370 इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो आपको ये बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन अगर आता है तो आप लफड़ा नहीं करिएगा, कर डालिएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा बेटा कि लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सच एज मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल आर मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। हाँ, ये लाइन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन के लोअर मेंबर होते हैं वो पानी में आसानी से डिजोल्व हो जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोअर मेंबर आसानी से वाटर सॉल्युबल है लेकिन हायर मेंबर क्यों नहीं है, हायर मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट पाया जाता है, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है वो बल्गियर है, तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट बल्गियर होने की वजह से वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, इसलिए वो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाएगा। लोअर मेंबर इसलिए डिजोल्व होती है। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये वाली लाइन आएगी एग्जाम में, ध्यान रखना, पहले साफ सही साफ बता रहे हैं, जो आएगा हमें लग रहा है आएगा, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगर कोई पूछता है कि हायर मेंबर के जो एल्डिहाइड या कीटोन है वो पानी में डिजोल्व क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उसका सिर्फ रीजन ये है कि उसका जो एल्किल ग्रुप है वो बड़ा है। एल्किल ग्रुप बड़ा होने की वजह से वह हाइड्रोफोबिक नेचर शो करता है, इसलिए वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसलिए वो पानी में डिजोल्व नहीं हो पा रहा है। दूसरा चीज, इसका यूज हम कहां पर करते हैं, इसका यूज हम करते हैं फ्रेग्रेंस में यूज करते हैं, और आप फॉर्मलिन के बारे में, परफ्यूम, फ्लेवरिंग एजेंट, इन सभी में यूज करते हैं। और एक बात और याद रखनी है कि फॉर्मलिन सॉल्यूशन का यूज हम किसके लिए करते हैं, इसका यूज हम करते हैं स्पेसिमेन को रखने के लिए बायो लैब के अंदर। ये देखिए एक ऑर्डर बहुत प्यारा सा लिखा गया, ऐसे ही ऑर्डर कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। देखिए ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, ईथर है, उससे ज्यादा फिर किसकी है, एल्डिहाइड की है, फिर किसकी है, एल्कोहल की है। तो इसे कहीं बना लो, लिख लो, ठीक है। सबसे पहले पहले हाइड्रोकार्बन है, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ईथर की है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। अभी जब कार्बोक्सिलिक वाला भी पढ़ा देंगे आगे वाला तो उसमें भी देख लेंगे, फिर एक ऑर्डर बना लेना, तो बॉइलिंग पॉइंट वहीं खत्म हो जाएगा, है ना। तो और एक बात अभी दिमाग एकदम अस्थाई करके सुन लो, जब जब मान लो एग्जाम में एकदम फ्यूज हो जाना, नहीं समझ में आए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये डिजोल्व होता है, ये डिजोल्व नहीं होता है, अगर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है तो तुम सीधा लिखना
उस वह पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और वो नहीं बना सकता, एक रीजन। और दूसरा, जो नहीं डिजॉल्व हो रहा है उसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि उसमें एल्किल ग्रुप की साइज ज्यादा होगी। ये कॉमन आंसर है। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, लगे कि यार क्या लिखें क्या सही, आप कुछ मत लिखो, ये मेरी बात याद रख लो, यही बस इतना लिख देना, एग्जामिनर खुद ही चेक कर लेगा, वो समझ जाएगा लड़का बड़ा समझदार है। बहरहाल लड़के को कुछ नहीं मालूम था, इसलिए उसने लिख दिया जो समझ में आया। एक्यूरेट आंसर नहीं लिखा तो क्या हुआ, 4-5 लिखा, उसमें चेक कर लेगा। एल्किल ग्रुप की साइज बेटा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होगी अगर तो भी वह पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि फिर नॉन पोलर की कंडीशन बन जाएगी, एक आंसर। और दूसरा आप ये लिख सकते हो उसमें कि वह वाटर के साथ H बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। बस 2 लिख दो, पूरा नंबर मिलेगा तुमको। अगर लगता है, अगर कुछ ना समझ में आए तो दोनों आंसर लिख देना, ठीक है, वो अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। और ये नहीं बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करने लगना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करोगे तो वहां तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओ किसका एल्किल ग्रुप बड़ा लिखें। तो तुम सीधा आंसर में लिखना, प्यारा सा आंसर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आगे तुम्हें ना समझ में आए कि एल्कोहल में है कि एल्डिहाइड में है, कीटोन में, तो कुछ मत लिखना, बस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दिया, वो खुद ही समझेगा कि ये क्वेश्चन के हिसाब से बच्चा बहुत शॉर्ट में आंसर दिया। दूसरे पॉइंट में लिख दो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द साइज ऑफ बिगर साइज ऑफ हायर साइज ऑफ एल्किल ग्रुप विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। बस हाइड्रोफोबिक जैसे टर्म का यूज करोगे ना तो खुद ही समझ जाएगा अगला व्यक्ति कि ये पढ़ा हुआ आदमी है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब जो बात हम बता रहे बहुत पते की है, बच्चा अगर ना पढ़ी हो तो तुम समझो अपन काम जाने, तुम हम कुछ कहेंगे नहीं। ये देखो एक क्वेश्चन आ गया, ये हाइड्रोकार्बन है सबसे कम, उससे ज्यादा ईथर, फिर उससे ज्यादा एल्डिहाइड, फिर उससे ज्यादा एल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आपसे बात करते हुए यहां पहुंचते हैं। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना है, कहीं ये कार्बोनिल ग्रुप कर CN- का एडिशन कराएंगे, डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, O- वो प्लस हो गया, CN का टैग करा देंगे, खत्म हो गया, साइनोहाइड्रिन बना लेंगे, ठीक है। इसमें ये वाला एक बार आया है, ठीक है, साइनोहाइड्रिन वाला, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो आप पता कर सकते हो क्योंकि अभी हमने पढ़ाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्डिहाइड कीटोन के साथ में कार्बोनिल ग्रुप पर अगर GR का ट्रीटमेंट कराएंगे तो बना सकते हैं, ठीक। ये हेमी एसिटल और एसिटल, ये हम तो बहुत ज्यादा इस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो लफड़ा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा नाम इनका अटपटा है। नाम अटपटा होने का मतलब बेटा ये जो नाम दिया गया ना कॉमन नेमिंग है, तो कॉमन नेमिंग में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस वाले कंडीशन को थोड़ा जरूर समझ लीजिए, ठीक है। ये वाला रिएक्शन एथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल की कहानी बहुत कम है, अभी तो कम ही आया है, आप चाहेंगे तो हो सकता है। और आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दें, अगर आप देखना चाहें तो इसको ऐसे, बस इसको ऐसे पलट दें, इसका दोनों H, इसका O, क्या करेगा, H2O बनाकर बाहर चला जाएगा, ये देखो बाकी सब जुड़ गए, एथाइलिन कीटल हो गए। तो बस शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए। अब यहाँ रूल नहीं है कि कैसे होना, बस ये है कि एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक दिखानी नहीं है, कर देना है क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं कि हम एक का इसे तोड़े इसे तोड़े, अब गलत तोड़ कर दिखाओगे तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए, ये तो मतलब नहीं आए। बाकी ये रिडक्शन का क्वेश्चन है, आपको पता है कि रिडक्शन अगर आप कराएंगे किसी भी एल्डिहाइड कीटोन का तो किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोकार्बन में भी कन्वर्ट हो सकता है। और वो 2 रिएक्शन है, एक क्लीमेंसन और एक वुल्फ किस्नर रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी रिएक्शन एग्जाम में आ सकता है। क्लीमेंसन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आप कार्बोनिल ग्रुप ZnHg की प्रेजेंस में, ठीक है, और ZnHg की प्रेजेंस में हम जब ट्रीट करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, हाँ, ये हमारा हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जिंक अमलगम, ये क्लीमेंसन है। और अगर आप ये NH2 लेते हैं, ठीक है, NH2 यानी कि हाइड्राजीन लेते हैं, तो हाइड्राजीन के साथ अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे
एल्कोहलिक KOH का केस है और इस केस में हम क्या बनाएंगे, इसमें भी हमें हाइड्रोकार्बन ही मिलता है, यह वुल्फ किस्नर है। ठीक है, ZnHg में क्लीमेंसन है, NH2NH2 में वुल्फ किस्नर रिएक्शन है। अगला केस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पैराग्राफ ऑक्सीडेशन वाला, ये पूरा ठीक, आपको पता होगा एल्डिहाइड और कीटोन का एक टेस्ट होता है जिसे हम टॉलेंस टेस्ट कहते हैं और फेलिंग टेस्ट कहते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो टॉलेंस रिएजेंट से आप एल्डिहाइड का टेस्ट करते थे, फेलिंग टेस्ट भी आप करते थे, फेलिंग सॉल्यूशन A+B लेते थे, एक में रोचले सॉल्ट लेते थे, एक में कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाते थे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते थे, इक्वल रेशियो में मिलाते थे, उसी को फेलिंग सॉल्यूशन कहते थे, उससे हम टेस्ट करते थे। तो आपको ये जो पोर्शन दिया गया है इससे एक क्वेश्चन एक साल आया था और वो एक प्रैक्टिकल एनालिसिस का क्वेश्चन होता है, तो वो क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कीटोन होता है वह बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में ही ऑक्सीडेशन शो करता है, लेकिन जो एल्डिहाइड होता है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। और हम टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट यानी फेलिंग रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट का यूज हम एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड इनकी प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर के, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडेशन की कंडीशन अच्छी होती है। तो ये RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस और फेलिंग दोनों टेस्ट देता है, जबकि कीटोन ऐसा नहीं कर रहा है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, टॉलेंस और फेलिंग, ये इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इनकी प्रेजेंस में हम इसको क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट कौन देता है, तो एल्डिहाइड दे रहा है, कीटोन नहीं दे रहा, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कीटोन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही किसी टेस्ट को देता है, और आपको टॉलेंस टेस्ट की जानकारी है कि टॉलेंस टेस्ट कैसे करते हैं, फेलिंग टेस्ट के बारे में भी आपको पता होगा। अच्छा, एक बात और कि एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम एक बना लेते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A कहते हैं, और जो फेलिंग सॉल्यूशन B होता है उसे सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि फेलिंग सॉल्यूशन B इज नोन एज, फिर ABCD करके 4 ऑप्शन दे दे, तो रोचले सॉल्ट उसे कहते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे भी हो सकता है रोचले सॉल्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आएगा ना तो एकदम झिलमिला देता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए फेलिंग टेस्ट में रेडिश ब्राउन PPT बनती है और इसमें क्या होता है, सिल्वर कलर आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। क्लोरोफॉर्म का केस आ गया, अगर आप मिथाइल कीटोन को ट्रीट करते हैं तो CHX3 बनता है, यानी कि इसमें एक बाई प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म का भी फॉर्मेशन हो सकता है, एडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, जो भी आप बनाना चाहें। तो हाँ, ये जो पोर्शन ऑक्सीडेशन वाला है बेटा, इससे भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो एनालिसिस है वो बड़ी तगड़ी है। एक क्वेश्चन बोर्ड में हर साल ऐसा आता है जो प्रैक्टिकल बेस्ड आता है, तो जब देखो प्रैक्टिकल बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट एक बार आया हुआ था, प्रैक्टिकल बेसिस पर ही आया था, तो ये वाला आप इसे अच्छे से रीड करिएगा, क्योंकि यहाँ से और पीछे जो टॉलेंस और फेलिंग वाला बताया हूँ वहाँ से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए जाने की संभावनाएं हैं। अब आगे चलिए, वो आपने 2,4 DNP टेस्ट पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो उसी का यहाँ पर डायग्राम बनाया है कि अगर 2,4 DNP का केस कहीं पर होता है तो हम कैसे करेंगे, ये भी प्रैक्टिकल एनालिसिस ही है। अब अपने आ गए एल्डोल। देखिए, अब जहां तक मैकेनिज्म का सवाल आता है एग्जाम में कि क्या मैकेनिज्म आएगी, तो देखो मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में अब तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तैयारी किसकी करनी होती है कि एल्डोल, कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल, SN1, SN2, ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनकी मैकेनिज्म अगर हमें तैयार है तो हमें अच्छे नंबर मिलने की संभावनाएं होती हैं। तो आप बेटा एक बात हमारी मान लीजिए कि ये एल्डोल और क्रॉस एल्डोल और कैनिजारो, एल्डोल में देखें कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि जो एल्डोल रिएक्शन होता है उसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको 2, 3, 4 स्ट्रक्चर दे दे और आपसे कहे कि इनमें से आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन एल्डोल रिएक्शन देगा, ठीक है, कौन एल्डोल देगा और कौन कैनिजारो देगा। जिसमें कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा वह एल्डोल देगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं वो कौन है, वो कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। तो आप एल्डोल और कैनिजारो शो करने वाले कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन पर एक क्वेश्चन बन सकता है।
दूसरा क्वेश्चन, अब आपको इतना पता होगा, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि एल्डोल प्रोडक्ट जो बनता है वो आप जैसे रिएक्शन दे दे और इसमें ये दे दिया, इधर लिख दिया ए दे दे और ऐसे लिख दे, फिर बी दे दे, ए और बी का नाम आपसे पूछ लिया, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कन्वर्जन पर क्वेश्चंस इसमें नहीं बनते या चांसेस बिल्कुल 0% है, कन्वर्जन की कहानी कम बनती है। एल्डोल या कीटोल की जब केस आती है तो या तो डायरेक्ट रिएक्शन पूछेगा या तो ABCD टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, या फिर हमें एल्डोल और कैनिजारो के अंतर्गत ये पहचानना हो कि इसमें से कौन एल्डोल है शो करेगा और कौन कैनिजारो शो करेगा, किसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है और किसके अंदर नहीं है। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्रॉस एल्डोल की मैकेनिज्म है, हमने बहुत अच्छी तरीके से नेमिंग रिएक्शन सीरीज के अंतर्गत ये बात आपको पढ़ाई है, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। आप जरूर नेमिंग रिएक्शन सीरीज की प्लेलिस्ट तक मूव करिए और वहां से ये दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म, तरीका, सारी चीजें समझ लीजिए। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैनिजारो में भी वही कहानी है, कैनिजारो भी आपको समझना चाहिए। तो कैनिजारो, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, ये जो रिएक्शंस हैं ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ मूव करते हैं। हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एल्केनोइक एसिड के नाम से जानते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें पता है। एक बात ये होनी चाहिए कि अगर 1 और 2 पर COOH आ जाए तो उसे थैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलिक एसिड या बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कहते हैं। ब्रेकिंग का बात करें तो ये O- है, यहाँ प्लस है, यानी कि ये जब हम ब्रेक करते हैं जनरली इसको तोड़ते हैं, OH लगा रहता है, डबल बॉन्ड वीक है, वहां से ब्रेकिंग करेंगे। हम कहते हैं कि हाँ, एक बात और आ गई आपके सामने, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3। हमने कहा कि ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, चाहे एल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड हो, एल्कोहल को भी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है, और अगर हम एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग लगेगा, और अगर हम एल्डिहाइड से बनाते हैं तो वीक में भी हमारी गाड़ी चल सकती है। एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, आपको मालूम होना चाहिए, जॉन्स रिएजेंट किसे कहते हैं? CrO3 और H2SO4, इसे हम जॉन्स रिएजेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, ठीक? CrO3 और H2SO4, इसे हम जॉन्स रिएजेंट कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। और आपको बता दिया कि एक बात, 2-3 तो ऐसे केसेस हैं जो आप हमेशा याद रखें कि किस तरीके से हम इसको करेंगे, जैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। आपको पता है एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन में कीटोन भी बन सकता है, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन एक स्पेसिफिक कंडीशन में होगा, तभी कार्बोक्सिलिक की तरफ वो मूव करेगा। हाँ, तो बस ऐसी ऐसी चीजें हैं। और अगर हमें कार्बोक्सिलिक दिया गया, उसका रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का करा देंगे रिडक्शन तो क्या हो जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन आ रहा है, ये COOH बेंजोइक एसिड है, ये नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये आ सकता है कि टोल्यूइन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करिए, तो आपको ये एरो पर जो चीजें लिखी हैं वो मालूम होनी चाहिए। हाँ, ये देखिए, ये जो बात पढ़ा रही है, हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन हमें दिया गया है, उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन में ढकेल रहे हैं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन में ले जा सकते हैं, और कुछ इस प्रकार से, ठीक है? तो फ्रॉम एल्किल बेंजीन जो है, ये हाइड्रोकार्बन को हम कहाँ ले जा रहे हैं? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि उसका भी ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो बेटा टोल्यूइन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो ये बात ध्यान रखेगा। और अगर आप देखो, एक बात और हमारी मान लेना, एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, भूलता है, तो याद रखो, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद कर लो, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट याद कर लो, और कुछ कॉमन रिड्यूसिंग, कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग याद रखो, कि जो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग याद रखो जो सबके लिए जनरली यूज हो जाए, ऐसे रिड्यूसिंग याद रखो जो जनरली सबके लिए यूज हो जाए। बहरहाल ये स्पेसिफिक कंडीशन में ही यूज होते हैं, सही बात है, लेकिन एग्जाम में अगर प्रेशर पड़ा है और आपके दिमाग से स्लिप होने लगी चीजें, तो आपको अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट याद होगा बेटा, तो कर सकते हो यार। आप ऐसे याद रखना, अगर इधर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड होता दिखाई दे रहा है तो ऑक्सीडेशन की कंडीशन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एरो पर लिख दो। और अगर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन रिमूव होता दिखाई दे रहा है,
तो रिड्यूसिंग एजेंट लिख दो, रिडक्शन की केस हो गई तो आपकी गाड़ी चल सकती है। बहरहाल मुझे लगता है कि आपको हम समझा ले गए होंगे। ये कंडीशन आप याद रखो, आपके लिए फायदा हो। ये रिएक्शन तो बड़ा प्यारा है, यहां से कन्वर्जन आएगा एग्जाम में बेटा, जैसे बेंजामाइड से बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये कन्वर्जन, एथेनामाइड से एथेनोइक एसिड, यहां से कन्वर्जन आएगा, ये गारंटी है एग्जाम में ये कन्वर्जन जरूर आएगा। नाइट्राइल एंड एमाइड का जो कन्वर्जन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसके आने की संभावनाएं 100% नजर आ रही हैं, और यहां से जो कन्वर्जन आएगा वो बड़ा ही जानदार होगा। कन्वर्जन क्यों नहीं आएगा, आना जरूरी भी है, क्योंकि ये कन्वर्जन का ही केस है और अच्छा क्वेश्चन भी है। आपको पता होगा RCN है, H2O का ट्रीटमेंट जब हम कराएंगे तो पहली केस में एमाइड बनेगा, एमाइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है एल्केनामाइड को हम एल्केनोइक एसिड में कन्वर्ट करें, जैसे ये है तो एथेनामाइड से एथेनोइक एसिड कह सकते हैं, या हम कह दें नाइट्राइल से एथेनोइक बना सकते हो। तो ये कन्वर्जन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा रोल प्ले करेगा। और आप देखिए मैक्सिमम रिएक्शंस है जिसमें सब पानी का खेल है, पानी मिलाते जाइए, प्रोडक्ट पाते जाइए, एक कार्बन पर 2 OH लगाते जाइए, जैसे 2 OH लगेगा H2O बाहर निकलेगा, कार्बोनिल आ जाए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा खूब गया है। CO2 के साथ अगर हम ट्रीटमेंट करा देंगे तो क्या बनेगा। अब देखो ये रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या बना रहे हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, तो इसके भी अच्छे चांसेस हैं, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अच्छे सरल रिएक्शन है, यहाँ टफ नहीं है कोई चीजें, सबसे अच्छी चीज ये देखिए, ये RCOCl है, बेंजोइक एनहाइड्राइड है, बेंजोइक। अब बेटा ये आपको क्या करना है, वाटर का एडिशन सब में करा देना है। वाटर का एडिशन कराइए, बॉन्ड तोड़ना आता है, एक तरफ H लगा दिए, एक तरफ OH लगाइए, प्रोडक्ट आपके हाथ में। ईस्टर से भी सेम टू सेम यही कहानी है। ये जितने भी इधर हम बता रहे हैं ना, यहां से क्वेश्चन सब कन्वर्जन के बनेंगे। तो कन्वर्जन के क्वेश्चंस के लिए अपने आप को रेडी करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। जॉन्स रिएजेंट के बारे में हमने आपको बता दिया है, टॉलेंस रिएजेंट भी बता दिया है कि अमोनिकल AgNO3 को हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। देखिए ये इंटेक्स क्वेश्चन हम आपसे कहते हैं ना, लगाइए, इंटेक्स क्वेश्चन लगाएंगे तो खुद ही चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए एथाइल बेंजीन कहा गया कि सो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। एथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक क्वेश्चन। एसिटोफिनोन को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर ये 4 लगा लेंगे तो खुद ही आपको पीछे की सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी दोबारा हमारे पास आती हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी की सीन में हम फिर से पढ़ेंगे कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड कहां पर लाई करेगा। हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वह भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, यानी उसके अंदर भी H बॉन्ड बनाने की क्षमता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वह आसानी से शो कर रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग लिक्विड देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वह एल्डिहाइड और कीटोन से उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा एल्कोहल की है ना, सबसे ज्यादा। अगर कम की तरफ से लिखें तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी है, हाइड्रोकार्बन की। उसके बाद किसकी थी, ईथर की। ईथर के बाद अब कौन आया, एल्डिहाइड, फिर कीटोन। कीटोन के बाद कौन आया, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद एल्कोहल। समझ में आ गया, यानी सबसे ज्यादा एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट है, उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड की है, फिर उसके बाद कीटोन, एल्डिहाइड, फिर आपका ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन। ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चलेगा। और ये जो ऑर्डर बताया गया, ये ऑर्डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके अंदर जिस तरह की प्रेजेंट होती है उसी हिसाब से उसकी बॉइलिंग पॉइंट बताई जाती है। और आपको हम बता दें कि यहां पर सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने ये कहा कि जो लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वह पानी में क्या हो रहा है बेटा, डिजॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन लोअर मेंबर क्यों डिजॉल्व हो रहा है, हायर मेंबर क्यों नहीं डिजॉल्व हो रहा है, बस सेम आंसर, ड्यू टू साइज ऑफ एल्किल ग्रुप।
यानी जब हायर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, कहें कि फोर्थ मेंबर तक, ब्यूटेनोइक तक पानी में डिजोल्व हो रहा है। आपने देखा होगा एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड को पानी में डालो डिजोल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप हायर मेंबर के किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि हायर मेंबर के अंदर जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, यानी कि वो तो है ही, हायर मेंबर के अंदर जो उसके अंदर एल्किल ग्रुप है वह हाइड्रोफोबिक है, और एल्किल ग्रुप की जब साइज ज्यादा हो जाएगी तो हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा हो गया तो डिजोल्व होने में समस्या होगी, डिजोल्यूशन नहीं होगा। फिर वो किस में डिजोल्व होगा? नॉन पोलर में, है ना। पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। जब हाइड्रोफोबिक पार्ट की साइज बड़ी हो जाएगी तो वह वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, यानी कि वह पार्शियल सोल्युबिलिटी शो करेगा और लास्ट में इनसोल्यूबल हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हायर मेंबर होते हैं वो किस में डिजोल्व होते हैं? वह नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होते हैं। आइए पैरा रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं OH बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ेंगे। आपको पता है ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें एक बार OH तोड़ेगा, OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, फिर CO के बीच का बॉन्ड टूटेगा। देखते हैं RCOOH है, मेटल से ट्रीटमेंट कराएंगे, इससे आसान रिएक्शन नहीं है। RCOONA हो गया H2, NaOH से ट्रीटमेंट कराया, सोडियम एल्कोक्साइड बन रहा, तीनों केस सेम टू सेम। देखिए ये एसिडिटी का ऑर्डर है। आप ये जो आपको ऊपर दिया गया ये ग्रुप्स हैं, ये इस ऑर्डर में एसिडिटी को इंक्रीज करने की बात करते हैं। और यहाँ पर हमें 1 2 3 4 ये जो ऑर्डर दिए गए, एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए एक बार इसे आप पढ़ लीजिएगा और एक ये ऑर्डर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन आसानी से होता ही है, HOH बाहर निकल जाएगा, ठीक है, दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप है, एनहाइड्राइड बनेगा। एस्टरिफिकेशन आप पढ़ करके आए हैं, क्या करते थे आप? एक एसिटिक एसिड लेते हैं, एक एल्कोहल, एस्टरिफिकेशन हो जाता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। PCl3 PCl5 SOCl2 तीनों रिएक्शन एल्कोहल वाले चैप्टर की है, यानी कि फ्रॉम एल्कोहल यानी हैलो एल्केन में ये तीनों रिएक्शन पढ़ाई जा चुकी हैं। अब ये रिएक्शन देखिए, ये अच्छी रिएक्शन विथ अमोनिया बेटा, NH3 का ट्रीटमेंट करेंगे, अमोनियम एसिटेट बन जाएगा, CH3COO- NH4+ हो गया, H2O बाहर निकलेगा, CH3CONH2 हो गया, एसिटामाइड हो गया। और हम इसे कहते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर अमोनिया का ट्रीटमेंट करेंगे NH4। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया का ट्रीटमेंट कराएंगे तो अमोनियम एसिटेट बनेगा, क्यों? क्योंकि NH3 इस H के साथ NH4+ बना लेता है, तो COO- NH4+ हो गया, और फिर इसके 2 हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन के साथ H2O बनाकर बाहर हो गया, एसिटामाइड हो गया। क्वेश्चन एग्जाम में आया एसिटिक एसिड टू एसिटामाइड, प्यारा सवाल। कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिटामाइड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा देखिए ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड इनटू बेंजामाइड, बेंजोइक एसिड इनटू बेंजामाइड, एसिटिक एसिड इनटू एसिटामाइड। ऐसे कन्वर्जन, प्यारे कन्वर्जन जो देखने में लगेंगे कि यार क्या कन्वर्जन है। आइए बहुत अच्छी चीज पढ़ाने चल रहा हूं, आप तो ई वाला थे उबे करे, इन आई तो आई का। देखो बहुत प्यारी चीज है जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये थैलिक एसिड है। जब बेंजीन रिंग से 2 COOH ग्रुप जुड़ जाए बेटा तो इसे क्या कहते हैं? थैलिक एसिड कहते हैं। ये थैलिक एसिड है, इसमें अमोनिया का ट्रीटमेंट कराया है, ठीक है। जब अमोनिया का ट्रीटमेंट कराया तो अमोनिया को एक्सेस लिया, ये NH3 यहां गया, फिर 1 मोल और लिया तो यहां चला आया, देखो NH4+ NH4+। हम जानत हैं का ये 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएगा, 2 मोल H2O बाहर निकल गया। तो जब 2 मोल निकला तो ये CuNH2 और ये भी CuNH2 हो गया, कहे हाँ। और हम जानते हैं कि NH2 इसके एक H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करके NH3 बनाकर बाहर हो गया। जब हम हीट किए तो देखो NH हो गया। इसको थैलामाइड कहते हैं, इसको थैलीमाइड कहते हैं, इसको थैलिक एसिड कहते हैं, इसको अमोनियम थैलेट कहते हैं। ध्यान रखें, क्वेश्चन ये आ सकता है कि थैलिक एसिड को थैलामाइड में कन्वर्ट करिए। दूसरा आ सकता है कि थैलामाइड से थैलीमाइड बनाइए, ये वाला तो बहुत आया, थैलामाइड ऐसे क्वेश्चन, कन्वर्ट थैलामाइड इनटू थैलीमाइड, अभी नहीं कन्वर्ट पिथैलामाइड, नहीं यहां साइलेंट है, तो आप याद रखेंगे कन्वर्ट थैलामाइड इनटू थैलीमाइड या थैलिक एसिड इनटू थैलामाइड।
थैलिक एसिड इंटू थैलीमाइड, तो थैलिक एसिड से थैलामाइड कम पूछा गया है, ज्यादा क्वेश्चन बार बार आया है कि थैलामाइड को थैलीमाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी हाउ डू यू कन्वर्ट थैलामाइड इंटू थैलीमाइड। तो थैलामाइड को थैलीमाइड में कन्वर्ट करने का यह सवाल एग्जाम में आ सकता है, तो आप इस पर थोड़ा सा गौर बनाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पूछेगा ही पूछेगा। फिर आ गए उसी पुराने रिएक्शन में, देखिए रिडक्शन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, पहले भी पढ़ा है, बस रिड्यूसिंग एजेंट आपको ध्यान रखना है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपको ये भी पता है, ये क्या है बेटा, NaOH एंड CO, इसे सोडा लाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडा लाइम। Na2CO3 बाहर निकलता है, एल्केन बन जाता है, क्लास 11th की रिएक्शन है ये ऊपर जो दी गई। ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। फिर हेल-ओल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन की तरह से है। हेल-ओल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में हम X2 का ट्रीटमेंट रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करते हैं और यहां पर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये आ सकता है, तो तैयार रखें इसके लिए अपने आप को। अब यहां आ जाइए, यहां पर हम 2 मिनट आपसे बात करेंगे, यहां पर एक क्वेश्चन गिव रीजन टाइप का आएगा और उसमें आपको सफलता मिले ये हम भी चाहते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि आप अभी तक देख पा रहे थे कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हम जब भी किसी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराते थे तो जनरली हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन आर्थो और पैरा पर कराते थे। आज देख रहा हूं कि ये NO2 का एडिशन मेटा पर हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग क्यों हो गया, ये क्वेश्चन आया कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग। यहां देखिए COOH, अब तक Br प्लस जो बनता था हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, उसका एडिशन या तो आर्थो पर होता था या पैरा पर होता था, अभी क्या होगा, मेटा पर क्यों जा रहे हैं ये लोग। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुतों बार पूछा हुआ, देखिए वो क्वेश्चन दिया गया, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द कार्बोक्सिल ग्रुप एक्ट्स एज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। जो COOH है बेटा वो डीएक्टिवेटिंग है, रिंग डीएक्टिवेटिंग, इसका मतलब रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, इसका मतलब जो COOH है वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब वो खींचेगा तो रिंग पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, जब उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर प्लस आएगा ड्यू टू रिंग डीएक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है इसलिए वह मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है या बेंजोइक एसिड जो है वह मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, तो मेटा डायरेक्टिंग इसलिए है क्योंकि COOH एक रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऐसी सिचुएशन में वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से खींच लेता है जिसकी वजह से आर्थो और पैरा पर प्लस आ जाता है, यानी वहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है और मेटा पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन मेटा पर होता है ना कि आर्थो और पैरा पर होता है। देखो दे हाउएवर डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन आया कि एक बात यह है कि यहां पर नाइट्रेशन हो गया, हेलोजनेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी फ्रीडल क्राफ्ट आप पढ़ते थे तो वहां पर हम पढ़ते थे क्या, एसाइलेशन और एल्काइलेशन। तो कहा गया कि ये जो रिंग सब्स्टिट्यूशन है ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन क्यों शो नहीं करता, तो रीजन क्या होगा, बिकॉज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड है, क्योंकि जब आप लेते थे तो AlCl3 लेते थे, वो अपना Cl उसको छोड़ के जाता था, एग्जाम्पल बताता था ना वो पड़ोसी के घर में मम्मी अपना बच्चा छोड़ के चली गई, कहें जब आएंगे इनके पापा तो वापस कर दीजिएगा, यही तो हुआ था ना, या हम पड़ोसी के यहाँ चाबी रख के जाते, वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। अब आप ये समझो कि अगर हम कैटलिस्ट हैं तो हमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है ना, अगर हम कैटलिस्ट हैं तो हमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, लेकिन AlCl3 एक लुईस एसिड है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की क्षमता है।
और आपको मालूम होगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो AlCl3 है वो Cl को लेकर के AlCl4 माइनस बनाता था, तब जाकर के Cl प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल बनता था जो आर्थो और पैरा पर अटैक करता था। यह जो आपको बेंजोइक एसिड है यह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं शो करता क्योंकि जो इसमें कैटलिस्ट है AlCl3 वह खुद COOH से रिएक्शन कर जाता है, इसलिए हमारा जो बेंजोइक एसिड है या रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड डायरेक्टली जुड़ जाता है COOH से। यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे, दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आप, ये कन्वर्जन तो बहुत बेसिक सी चीज है, आए ना आए अलग मैटर है। यहां क्वेश्चन आएगा कि ये रिंग डी मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, और दूसरा क्यों आएगा, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन बेंजोइक एसिड क्यों नहीं शो करता है, तो आप बताओगे क्योंकि जो उसका कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड है वो कार्बोक्सिल ग्रुप से जाकर अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। आपके पास 8.1 के इंटेक्स क्वेश्चन भी दिया गया है, आप इसे भी करेंगे, अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पूरी की पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास में नई बात के साथ, जहां पर हम पढ़ेंगे अगली बात वो होगी हमारी क्या, उसमें हम नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टुडे क्लास इज ओवर।